students, today we are going to learn about the topic excretion in animals. देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन पढ़ा था और लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि एक्सक्रीशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो कि एसेंशियल है, क्योंकि इसी लाइफ प्रोसेस की हेल्प से हम हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर पाते हैं. तो ये हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना या टॉक्सिक सब्सटेंस को एलिमिनेट करना, उन कंपाउंड्स को बाहर निकालना जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते थे. हमने प्लांट्स में एक्सक्रीशन देखा. हमने देखा कि उनको जो जो चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे गैसेस, अगर O2 ज़्यादा है और उन्हें नहीं चाहिए तो वो स्टोमेटा का हेल्प ले लेते हैं. वाटर अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन की हेल्प ले लेते हैं. और इसके अलावा जो कंपाउंड्स उनके पास ज़्यादा बनते हैं उनको गम्स के फॉर्म में, रेजन्स के फॉर्म में, ओल्ड जाइलम में निकाल देते हैं, या फिर उनको ओल्डर लीव्स में डाल देते हैं और उस लीफ को अपनी बॉडी से डिटैच करा देते हैं. तो प्लांट्स भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस शो करते हैं. अब जब हम एनिमल्स में एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो एनिमल्स में एक्सक्रीशन इस तरीके से होगा कि हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट होना है. तो जितना भी ऐसा वेस्ट है जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का बना हुआ है, ये काफ़ी टॉक्सिक होता है. हम इसे बॉडी में एक्यूमुलेट होने नहीं दे सकते. हम क्या, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी इसको बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे. तो सारे ऑर्गेनिजम्स इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए पूरा प्रयास या प्रयत्न कर रहे हैं. ये जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है ये 3 प्रकार का होता है या 3 टाइप्स का होता है. पहले नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड. ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसकी बॉडी में कितना वाटर का अमाउंट अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल बनाएगा और उसको एलिमिनेट करेगा. जैसे कि जो हमारा अमोनिया है ये होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक. तो टॉक्सिसिटी की जब मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है. इसके कंपैरिजन में यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक है. ठीक है, जैसे ये बहुत ज़्यादा है तो इससे थोड़ा सा कम है. और हमारा जो यूरिक एसिड है इसकी टॉक्सिसिटी सबसे कम है तीनों में से. जितना ज़्यादा मटेरियल टॉक्सिक है उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा वाटर, उतना ज़्यादा वाटर यूज़ में आएगा सो दैट वी कैन एलिमिनेट देम. तो क्योंकि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो द अमाउंट ऑफ वाटर विच विल बी रिक्वायर्ड हियर विल बी दी मोस्ट. तो सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी अमोनिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए. अमाउंट ऑफ वाटर जो यूरिया को बाहर करने के लिए चाहिए दैट इज़ लेस देन अमोनिया, बट इट इज़ स्टिल मोर दैन what is required for uric acid. तो आप इसको ऐसे समझो कि जो फिशेस वगैरह वाटर में रह रही हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके पास पानी की कमी नहीं है, सो दे कैन एलिमिनेट एज मच वाटर एज दे वांट. बट वहीं लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वी कैन नॉट पास ऑन दिस अमोनिया, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर लॉस हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. तो हमारी बॉडी में हम अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस मटीरियल को बाहर नहीं करते. हमें इस अमोनिया को एक ऑल्टरनेट फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है, और हम इसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो होता है मेजरली यूरिया. तो हमारे पास एक ऑर्गन है लिवर नाम की, वो पूरे के पूरे अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करेगी. फिर ये यूरिया ब्लड में भेजा जाएगा और ब्लड की हेल्प से पहुंचेगा किडनीज़ तक. किडनीज़ फाइनली इस यूरिया को एलिमिनेट करेंगी, ब्लड में से इसको छानेंगी और जितना वाटर ज़रूरत है इसको बाहर निकालने के लिए उतना वाटर देंगी साथ में, और ये यूरिया और वाटर साथ में मिला के बनाएगा यूरिन, और हम करते हैं इसीलिए यूरिन पास. तो जब हम यूरिन पास कर रहे हैं हम अपनी बॉडी से सारे हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं. इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो फंक्शन है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो ऑर्गन की फंक्शन हमारे लिए स्पेसिफिकली परफॉर्म कर रहा है वो ऑर्गन है हमारा किडनी. तो किडनीज़ है हमारे पास पैर में, और किडनीज़ का काम है कि वो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट कराए बाय फॉर्मिंग यूरिन. और ये जो यूरिन बनती है इसका मेजर कंपोनेंट होता है यूरिया एंड वाटर. ऐसे ही थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है और एलिमिनेट हो जाता है. अब आपने देखा होगा काफ़ी सारी बर्ड्स को, कभी आपने देखा होगा कि बर्ड्स जब डिफिकेट करती हैं या अपना वेस्ट मटेरियल निकालती हैं तो वो निकालती हैं छोटे छोटे पेलेट्स के फॉर्म में. तो छोटे छोटे पेस्ट जैसा दिखता है. तो जो छोटा छोटा पेस्ट है वो है उनका यूरिक एसिड. यूरिक एसिड को बाहर करने के लिए उतना वाटर नहीं चाहिए, इसीलिए वो छोटे पेस्ट के फॉर्म में उतने ही वाटर की क्वांटिटी के साथ अपना वेस्ट एलिमिनेट कर देता है. अब अगर हम इसको देखें तो हम
एक्सक्रीशन देख लेते हैं कुछ एनिमल्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा हो गया, ये लोग क्या करते हैं, सिंगल सेल्ड है, पूरा बॉडी इनका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो जो भी चीज़ अंदर ज़्यादा है और बाहर नहीं है उसे सिंपल डिफ्यूजन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इनका पूरा का पूरा बॉडी सरफेस यहाँ कांटेक्ट में है। अंदर अगर ये नाइट्रोजनस मटेरियल ज़्यादा बना है तो ये सिंपल डिफ्यूजन के कारण बाहर आ सकता है। तो सिंपल डिफ्यूजन वर्क्स वेरी वेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। वहीं अगर हम लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि फ्लैटवर्म्स मतलब प्लेनेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस में जो आता था, इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं फ्लेम सेल्स। इन फ्लेम सेल्स का काम है कि ये इनके लिए एक्सक्रीशन करें। सो दे हैव स्पेशल सेल्स नोन एज फ्लेम सेल्स, या फिर इन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। तो फ्लेम सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। ये आपको मिलेंगे फ्लैटवर्म्स यानी कि प्लेनेरियंस में। ऐसे ही जो आपके अर्थवर्म्स हैं उनमें आपको मिलेगा नेफ्रीडिया। तो इनके स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जैसे हमारे पास किडनी है, इनके पास नेफ्रीडिया होता है। इनके बाद अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें, स्पेसिफिकली हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे फ़िश हो गई, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स या ह्यूमंस, मतलब चाहे पाइसेस हों, चाहे एम्फीबियंस हों, रेप्टाइल्स हों, बर्ड्स या मैमल्स, सबके पास स्पेशल ऑर्गन है जिस ऑर्गन को हम कहते हैं कि भैया ये किडनी टाइप की ऑर्गन है जिसका काम है एक्सक्रीशन कराना। तो ये हमने देखे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स या कुछ स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यूज़ जो इनकी हेल्प कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंटरनल बॉडी का जो भी एनवायरनमेंट है वो एकदम कांस्टेंट रहे। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर पूरे टाइम कुछ ऐसी भयंकर उथल पुथल हो। अगर हम अपना इंटरनल चीज़ को बैलेंस कर पा रहे हैं, अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को, तो इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस इज द बॉडीज़ कैपेसिटी और द टेंडेंसी टू मेंटेन एन इंटरनल स्टेबल एटमॉस्फेयर। तो अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी चाहिए कि हाँ, हमारे इंटरनल एटमॉस्फेयर को या इंटरनल बॉडी को कोई फ़र्क ना पड़े, नो मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन द आउटर साइड, तो हम कहेंगे कि हाँ, हमने होम्योस्टैसिस मेंटेन कर लिया है। इसे हम मिलियो इंटरना भी कहते हैं। तो ये जो मिलियो इंटरना या होम्योस्टैसिस है, इसका यही मतलब है कि बाहर 2 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, हम अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख पाएँ एट 37 डिग्री। तो ना केवल टेम्परेचर के फॉर्म में बट पीएच, वाटर, ऑस्मोलैरिटी, हर चीज़ में हमें अंदर जो है उसको मेंटेन करना होता है। तो किडनीज़ एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करती हैं, मतलब हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करती हैं कि ब्लड में कहाँ पे कितने आयंस होने चाहिए, टिश्यू फ्लूइड में कितने आयंस होने चाहिए। तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखना भी किडनी का काम है। अगर कोई आयन ज़्यादा हो गया है तो उसको एलिमिनेट करा दो, कोई आयन कम है तो उसको रोको बाहर जाने से। तो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगी और साथ साथ एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म करेंगी। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। आपको क्या दिखेगा? सबसे पहली चीज़ जो आप अप्रिशिएट कर सकते हो वो है ये क्या है? ये है पेयर्स ऑफ किडनी। तो हमारे पास 2 किडनी है। किडनी कैसी है? किडनी है बीन शेप की, बीन मतलब राजमा। तो किडनी राजमा जैसे दिखने वाली होती हैं या बीन्स जैसे दिखने वाली होती हैं, और होती है हमारे पास 2। कहाँ होती हैं? हमारी लोअर साइड पे, मतलब हमारे बैक साइड पे यहाँ पीछे की तरफ नीचे। तो यहाँ पर बैकबोन के आजू बाजू हमारे पास 2 किडनीज प्रेजेंट हैं। तो 1 और 2। किडनी के अलावा आपको किडनी से निकलते हुए दिखेंगे 2 ट्यूब्स। ये जो 2 ट्यूब्स आपको किडनी से निकलते हुए दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं यूरेटर्स। ये यूरेटर्स जाकर किडनी से आपको निकलते दिखेंगे 2 ट्यूब्स। ये जो 2 ट्यूब्स आपको निकलते दिखाई दे रही हैं किडनी के बाहर, इन्हें हम कहते हैं यूरेटर। ये दोनों यूरेटर्स जाके कंबाइन होते हैं एक स्पेशल मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर में, विच इज़ नोन एज द यूरिनरी ब्लैडर।
और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आपको दिखेगा यूरेथ्रा, जो एक ऐसी ओपनिंग है जो बाहर की तरफ इस ब्लैडर को कनेक्ट करेगी। तो हर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको 2 किडनीज, 2 यूरेटर, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ सिंगल यूरेथ्रा, इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, सो यू शुड कीप दिस इन माइंड, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ सिंगल यूरेथ्रा। सो दीज आर दी पार्ट्स। आप इसको सिंपली भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करने आता है एग्ज़ाम में, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइंग के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्रॉ करने आता ही रहता है। ड्राइंग थोड़ी साफ नहीं बनी, वापस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, क्या फिर यहाँ पे लाकर इनको ब्लैडर में कनेक्ट कर देंगे। ब्लैडर में कनेक्ट करने के बाद ऐसे यूरेथ्रा का ओपनिंग दिखा देंगे। तो हम अगर इतना भी बना के आएंगे तो भी हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट हमको इतना बनाना चाहिए। इसके अलावा भी इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे रीनल आर्टरी जो लेकर आएगी ब्लड, रीनल वीन जो ब्लड वापस लेके जाएगी, फिर एओर्टा, और काफ़ी जगह पर आप वीना केवा वगैरह भी लेबल देखोगे, बट उनकी लेबलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये 2 किडनीज, ये 2 यूरेटर्स, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा मार्क करना ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं किडनी का फंक्शन। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ किडनी के 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है एक्सक्रीशन, मतलब रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट, और जो किडनी का हमारा दूसरा फंक्शन है दैट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल फंक्शन विच इज़ नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। राइट, तो किडनी हमारे लिए 2 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, दैट इज़ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सी, अब किडनी एक्सक्रीशन करेंगी कैसे या ऑस्मोरेगुलेशन करेंगी कैसे? किडनी बनी किस चीज़ की है? तो किडनी बनी है माइन्यूट स्ट्रक्चर्स की, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, और ये सारे नेफ्रॉन्स मिला कर पूरा किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये देख रहे हो अगर आप किडनी, तो ये किडनी का एक छोटा सा पोर्शन हमने निकाला। इस किडनी के छोटे से पोर्शन में हमेशा किडनी में ऐसा होता है कि जो अंदर का रीजन है वो मेडुला कहलाता है, बाहर का रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये पूरा मेडुला कॉर्टेक्स ये बना है इन नेफ्रॉन्स का। और ये नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसको देख के डरना नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसे बहुत ईजिली ड्रॉ भी कर सकते हैं और बहुत ईजिली इसका फंक्शन भी समझ सकते हैं। तो हम इसे नेफ्रॉन बुलाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, नेफ्रॉन नाम है इसका। ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर ये ना हो तो ना किडनी बन पाए ना किडनी फंक्शन कर पाए। तो नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी के। अब इनको मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करना सीखते हैं, यहाँ पे सीख लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ ऐसा कप शेप का स्ट्रक्चर। ये जो आपको ऐसा कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कप शेप का स्ट्रक्चर कहलाता है बोमन्स कैप्सूल। तो इसे हम बुलाते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क। तो यहाँ बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क होगा। ये ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो इसे बुलाया जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस और ये बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को साथ में हम कहते हैं मैलफिजियन बॉडी, ठीक है, या फिर हम इसे कॉर्प्यूसिल भी कहते हैं, रीनल कॉर्प्यूसिल या मैलफिजियन कॉर्प्यूसिल। ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये रखना इंपॉर्टेंट है कि ग्लोमेरुलस है ये, और ये है हमारा बोमन्स कैप्सूल। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका एक बड़ा सा पार्ट जो कि इसका ट्यूब्यूलर पार्ट है। ये जो इसका ट्यूब्यूलर पार्ट है, इसमें सबसे पहले आएगा आपके लिए ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है
PCT, ठीक है। वैसे इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बट इसको शॉर्ट में हम PCT भी बुला सकते हैं। और या फिर अगर आपको ये नाम नहीं याद रखें तो आप सीधे के सीधे ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी लिख सकते हो। तो ये होता है हमारा PCT। PCT के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा ऐसा यू शेप का स्ट्रक्चर जो हेयर पिन जैसा भी दिख सकता है। ये वाला पार्ट कहलाता है लूप ऑफ हेनले। तो हेनले साइंटिस्ट का नाम है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड कैपिलरीज। बोमन्स कैप्सूल क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर जिससे कनेक्ट हो रहा है PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आ रहा है ये यू शेप का स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं लूप ऑफ हेनले। और ये लूप ऑफ हेनले फिर जिस पार्ट से कनेक्ट करेगा वो पार्ट कहलाता है DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास का, तो ये बोमन्स कैप्सूल के पहले पास में था, इसीलिए DCT मतलब थोड़े दूर का, तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। और इनके एंड में आता है हमारे पास द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर लास्ट पोर्शन जो होगा वो होगा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपको ग्लोमेरुलाई मिला है, बोमन्स कैप्सूल, फिर इस पूरे को हम ट्यूब्यूलर पार्ट भी कहते हैं जिसमें से ये PCT है, ये है लूप ऑफ हेनले, वो है DCT और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और इसके अलावा नेफ्रॉन में और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है इसके आजू बाजू में प्रेजेंट रहती हैं कुछ ब्लड की कैपिलरीज, इसको सराउंड करके भी रख सकती हैं या इसको ऐसे कवर करके रख सकती हैं। तो ये जो इसको सराउंड करके या कवर करके रख रही हैं इन्हें हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। तो इसको हम पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी कहते हैं। और इसकी ये जो पैरेलल चलने वाली लंबी लंबी होती है इन्हें हम कहते हैं वाजा रेक्टा। तो ये वाजा रेक्टा कहलाती है। तो ये जो बीच में है पैरेलल चल रही हैं जो, ये है वाजा रेक्टा। तो इतनी चीज़ें होती हैं एक नेफ्रॉन में, और ऐसे हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो मिलाकर बना रहे हैं पूरा किडनी का स्ट्रक्चर और करा रहे हैं आपके लिए ऑस्मो रेगुलेशन जैसा काम और साथ साथ एक्सक्रीशन भी। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर जिसे हमने कहा क्या? जिसे हमने कहा नेफ्रॉन। तो ये हुआ हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो अब जब आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया है तो अब हम इसका फंक्शन देखेंगे और ये पता करेंगे कि नेफ्रॉन एक्चुअली किस तरीके से काम करता है और करता क्या है। तो करता क्या है तो ऊपर लिखा है भैया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इसे करना है। तो यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए इस नेफ्रॉन की ज़रूरत है। अब इस नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स हैं ये तो हमने अभी अभी देखा। अब हम देख लेते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन करने में मदद कैसे करता है। ठीक है, तो मैं ये सब लेबलिंग्स हटा देती हूँ। अब देखो, ये जो हमारा नेफ्रॉन है इसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करना है। यूरिन फॉर्मेशन कुछ मेजर 3 स्टेप्स में होता है, जिस पहली स्टेप को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लड, पहले तो आपको बताया था मैंने जैसे अभी कि ये लोग लिवर में हमारी बॉडी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद उसे ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड से ये जो यूरिया है ये आ जाता है ब्लड की हेल्प से हमारे ग्लोमेरुलाई के पास। अब ये जो ब्लड है इसमें बहुत सारा यूरिया है और यहाँ पर है ब्लड की कैपिलरीज। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा अगर एक्सपैंड करके बनाऊँ तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये मेरी ब्लड की कैपिलरी है, ये है नीचे बोमन्स कैप्सूल, ठीक है,
और यहाँ से इसके अंदर आया है ब्लड। जिस ब्लड में मैं कह रही हूँ कि भैया यूरिया है, तो मैं यूरिया का एक काम करती हूँ, येलो बनाती हूँ। तो ये है मेरा यूरिया, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। साथ में क्या प्रेजेंट होगा? साथ में प्रेजेंट होगा बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि ब्लड का प्लाज्मा, प्लाज्मा में वाटर, तो ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ है अंदर। अब जैसे ही ये ब्लड यहाँ आता है ग्लोमेरुलाई की कैपिलरी तक, यहाँ पर होता है इस ब्लड का फिल्ट्रेशन। क्यों हो पाता है? क्योंकि कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के बीच में माइन्यूट पोर्स हैं। ये एकदम सीविंग एक्शन है। जैसे आप चाय को छानते हो छन्नी से तो लिक्विड नीचे गिरता है, उसी तरीके से जब ब्लड यहाँ से छनता है तो इन कैपिलरी के बीच की जो स्पेसेस हैं उनसे चीज़ें फिल्टर होकर नीचे आती हैं। तो यहाँ पर कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पोर्स कहलाते हैं फिल्ट्रेशन पोर्स या स्लिट पोर्स। इनसे होते हुए ये जो यूरिया और वाटर है वो काफ़ी सारा नीचे आ जाता है। उसके साथ साथ वो चीज़ें भी नीचे आ जाती हैं जो कि साइज़ में छोटी हैं। तो क्या नहीं आ पाता? बड़े साइज़ के प्रोटीन्स नहीं छनते हैं और ना ही आरबीसीज छन पाते हैं। आरबीसीज का साइज़ बड़ा है, वो इन पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, एंड सो इज फॉर प्रोटीन्स, बिगर प्रोटीन्स ऑल्सो कैन नॉट क्रॉस दिस। तो क्या क्रॉस कर पाएगा? न्यूट्रिएंट मटीरियल्स, जैसे कि ग्लूकोज क्रॉस कर लेंगे, अमाइनो एसिड्स कर लेंगे, या फिर कुछ फैट्स भी कर सकते हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इनफैक्ट हमारे NaCl या हमारे दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब इसको क्रॉस करना जानते हैं। ये लोग यहाँ से छन कर इधर नीचे आ जाते हैं और इनके साथ साथ यूरिया भी आ जाता है। तो ये जो मटेरियल यहाँ पर नीचे आ रहा है, इस मटेरियल को हम कहते हैं कि ये है हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट क्या है? इनिशियल फिल्ट्रेट वो है जो पहली बार ग्लोमेरुलाई और बोमन्स कैप्सूल से छनने के बाद नीचे आया। तो पहले ग्लोमेरुलाई ने छाना उसे, फिर बोमन्स कैप्सूल ने भी छाना, और छानने के बाद उसे नीचे भेज दिया। तो ये जो छनाई हुई है इसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। हमारी ग्लोमेरुलाई एंड आर बोमन्स कैप्सूल, दे बोथ combinedly take a part in this and then they ultimately begin the process of ultrafiltration. तो इस तरीके से ultrafiltration is going to occur. जैसे ही ultrafiltration हो रहा है, ब्लड यहाँ से छन के नीचे आ गया है। ये ब्लड जब छन के यहाँ पे नीचे आता है तो हम इसे कहते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, तो वट एवर यू आर फाइंडिंग हियर इन बोमन्स कैप्सूल, ये है हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट। और इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या होता है, अगेन इसका एक नोट बना लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको इनिशियल फिल्ट्रेट में। तो इनिशियल फिल्ट्रेट में हमें मिलेंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हमें मिलेगा वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, amino acids, electrolytes and various kinds of salts. तो इतनी चीज़ें तो इनिशियल फिल्ट्रेट में हैं ही हैं। अब एक बात बताओ, इतनी मेहनत से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कराया, फिर उसको ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करने भेजा, क्योंकि हमें कराना था उसका रेस्पिरेशन। तो वो इस तरह से बाहर चली जाएंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या हमारी बॉडी ये चाहती है कि हम इतनी मेहनत से फूड खा रहे हैं, इतनी मेहनत से उसका डाइजेशन भी करा रहे हैं, फिर उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर उसको सेल्स तक भेज रहे हैं और उससे एनर्जी यील्ड करने की जगह उसको हम एलिमिनेट कर दें? तो हमारी बॉडी ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो मटीरियल्स हैं जो यहाँ से खामोखा बाहर जाना चाह रहे हैं, इनको हम बाहर जाने से रोकें, क्योंकि ये मटीरियल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी ऐसी चीज़ें जो अभी इनिशियल फिल्ट्रेट में हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो इनिशियल फिल्ट्रेट से होती हुई हमारी किडनी से बाहर चली जाएं या हम उसे एक्सक्रीट आउट कर दें, इन मटेरियल्स को लेना पड़ता है वापस। तो यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ पर हुआ कि भाई इनिशियल फिल्ट्रेट बना है, तो मैं काम करती हूँ इनिशियल फिल्ट्रेट को पर्पल कलर से दिखाती हूँ। तो ये है मेरा इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ये इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ से इधर जाएगा। कहाँ जाएगा? इन हमारे ट्यूब्यूल्स में। तो इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ पे ट्रैवल करने वाला है। अब जब ये इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ से आगे बढ़ता है, बोमन्स कैप्सूल से आगे जाता है, तब क्या होता है? तब होती है सेकेंड स्टेप। ये जो सेकेंड स्टेप है, इस सेकेंड स्टेप को मैं कहती हूँ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
मतलब हमारी बॉडी पर्पसली उन चीज़ों को रीअब्सॉर्ब करेगी जो चीज़ें हम चाहते हैं बॉडी में रुकें। तो हम कराएंगे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि बहुत सारा वाटर यहाँ से छन गया है, बहुत सारी काम की चीज़ें छन गई हैं। हम नहीं चाहेंगे कि पूरा ही वाटर चला जाए, हम उतना ही वाटर एलिमिनेट करेंगे जितना यूरिया को बाहर करने के लिए चाहिए, उससे बिल्कुल ज़्यादा वाटर बाहर नहीं करना है, प्लस इन मटेरियल्स को बाहर नहीं करना है। तो हम इन सारी चीज़ों को वापस लेंगे। तो इन सबको हम वापस लेने का काम करते हैं, और इनको वापस हम जो स्टेप में लेते हैं उसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो मैं वापस आपका स्टिकी नोट यहाँ रख देती हूँ। उस स्टिकी नोट में लिखा था कि वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और हैं आपके सॉल्ट्स एंड कुछ फैट्स भी होंगे। तो ये जो मटेरियल्स हैं इनमें से हमें बहुत सारी चीज़ें वापस चाहिए। तो जितना वाटर छना है ना, ये इतना ज़्यादा होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पता है कितना होता है? 1 मिनट में हमारी किडनी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करती थी उसके अगर आप रेट को मेजर करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी किडनी 1 मिनट में 125 ml इनिशियल फिल्ट्रेट बनाती हैं। 125 ml 1 मिनट में, मतलब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे एक दिन की वैल्यू से तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में जो टोटल फिल्ट्रेशन हमारी किडनीज कर रही हैं वो कर रही हैं 180 लीटर्स। क्या सोच भी पा रहे हो? 180 लीटर यूरिन कोई पास कर सकता है? हम कितनी यूरिन पास करते होंगे दिन भर में? हार्डली 1.5 से लेकर 2 लीटर्स, हार्डली। वो भी अगर हमने अच्छा वाटर इनटेक करा है तो। नहीं अच्छा वाटर इनटेक करा तो और कम। तो इतना सारा जो GFR आपने बना लिया, इसमें से मैक्सिमम तो आप वापस ही चाह रहे हो, और मैक्सिमम मतलब कितना? आप चाहते हो कि इतना सारा वाटर बाहर ना जाए। तो हमारी बॉडी 99% वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी अब। तो 99% वाटर को वापस लिया जाएगा ताकि इतना ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन या इतना ज़्यादा वाटर एलिमिनेट ना हो। उतना ही वाटर एलिमिनेट करेंगे जितना स्पेसिफिकली ज़रूरत है यूरिया को निकालने के लिए। बाकी 99% हम वापस ले लेंगे। और इन सारी चीज़ों में से भी जो जो हमारे काम किए हैं उनको हम लेंगे वापस। कहाँ पे लेंगे? इस वाली स्टेप में। तो जैसे ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ उसके बाद हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कर रहे हैं। और सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है हमारे ट्यूब्यूलर पार्ट्स में। तो ये हैं हमारे ट्यूब्यूलर पार्ट्स। अब ट्यूब्यूलर पार्ट्स में जैसे ही ये शुरू होता है प्रोसेस, तो यहाँ से सब जगह से मटेरियल को वापस लेना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जो जो चीज़ें हमें वापस चाहिए, जैसे बहुत सारा वाटर, तो बहुत सारा वाटर ले लो। क्या चाहिए आपको? आयंस वापस चाहिए, आयंस ले लो। ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज ले लो। तो जितनी चीज़ें हमने वापस लेनी थी हम सारी की सारी यहाँ से वापस लेंगे। तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में हम ट्यूब्यूलर पार्ट से चीज़ों को रीअब्सॉर्ब करते हैं, वापस अपने ब्लड में भेजते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हर जगह आजू बाजू ब्लड की वेसल्स प्रेजेंट है। जो भी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी वो वापस ब्लड में चली जाएंगी, और फिर वापस ब्लड उसे बॉडी में अलग से सर्कुलेट करने भेज देगा। तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में आपने क्या किया? आपने बहुत सारे वाटर का, मतलब 99% वाटर को रीअब्सॉर्ब किया, प्लस आपने ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब किया, आपने अमाइनो एसिड्स रीअब्सॉर्ब किए, इनके अलावा आपने जो लिपिड्स या फैट्स थे उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया। उसके अपार्ट आपके पास अगर कुछ था, जैसे कि क्या? जैसे कि आपके पास थे कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स जैसे NaCl वगैरह, तो उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया। और कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो फिर उन्हें भी रीअब्सॉर्ब कर लिया। इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम को रीअब्सॉर्ब खास तौर पे किया जाएगा। तो सोडियम, क्लोरीन, ये आयनिक फॉर्म में है तो इनको भी वापस लेना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमने वापस ब्लड में भेज दिया। तो पहले क्या किया? पहले पूरे ब्लड को छन गया तो दिक्कत हो गई थी भाई, बहुत सारा वाटर बाहर जा रहा था, बहुत सारे आयंस, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर जा रहे थे। हमें नहीं करना इन्हें बाहर, तो हमने सेकेंड स्टेप में इनको अंदर लेने का काम किया। अब जो थर्ड स्टेप होती है, उस थर्ड स्टेप में अगेन हम
अगेन हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे और वो ये है कि हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को पर्पसली या कुछ ऐसे आयंस को पर्पसली बाहर करेंगे जो हम चाहते हैं बॉडी से बाहर हो जाएं। तो जिनको हम नहीं चाहते बॉडी में रखना, उन्हें जानबूझकर ये जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सक्रीट करेंगी या रादर सिक्रीट करेंगी। तो ये जानबूझकर यहाँ इनिशियल फिल्ट्रेट में जो हमने पर्पल कलर से बनाया था उसमें इनको जानबूझकर ऐड कराएंगी। तो कुछ आयंस जानबूझकर ऐड कराए जाएंगे जिन्हें हम चाहते हैं कि वो बॉडी से बाहर निकल जाएं। तो आपने देखा कितने स्मार्टली हमने प्ले किया। हमने पहले तो फ़िल्टर करा के यूरिया बाहर निकलवा लिया, इनिशियल फिल्ट्रेट में बुला लिया। उसके बाद उसके साथ जो आया था उन सारी चीज़ों में से हमें जो चाहिए उसको हमने सेकेंड स्टेप में रीअब्जॉर्ब कर लिया। एंड थर्ड स्टेप में जो मटेरियल ऑलरेडी बॉडी में छूट गया है, जो हम चाहते हैं बाहर हो जाए, उसको हमने जानबूझ के ट्यूब्यूल्स की हेल्प से सिक्रीट कराया। तो वो भी इनिशियल फिल्ट्रेट में सिक्रीट हुआ। और जब ये इनिशियल फिल्ट्रेट में सिक्रीट होता है फिर उसके बाद फाइनली जो बन गया है अब उसे हम बुलाते हैं यूरिन, और वो यूरिन पूरी इस कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है। तो यहाँ तक जब तक उसमें ये सारी चीज़ें थीं जो हमें लेनी है वापस या जो हमें डालनी है वो नहीं थी उसके अंदर, तब तक हम उसे इनिशियल फिल्ट्रेट बुला रहे थे। बट जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है कि हमने चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली, चीज़ें सिक्रीट करा दी, उसके बाद हम कहने लगते हैं कि अब हमने यूरिन का फॉर्मेशन देख लिया है। तो यूरिन जाकर कलेक्ट होती है इन द कलेक्टिंग डक्ट। आपने देखा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हमने क्या लिया और ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमने क्या सिक्रीट किया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने वहाँ पर कहा था कि सोडियम आयन को लेना ही लेना है अंदर। तो सोडियम आयन को ब्लड में भेज रहे हैं और जानबूझकर पोटेशियम आयंस को भेज रहे हैं इनिशियल फिल्ट्रेट में ताकि वो यूरिन से बाहर एलिमिनेट हो जाएं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, ये बात समझना। वाटर और सोडियम आयन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब आप सोडियम आयन को रोकते हो बॉडी के अंदर तो वाटर अपने आप उसके पीछे पीछे आता है। तो अगर आपने सोडियम आयंस को सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर विल फॉलो और आप ज़्यादा वाटर को बाहर करने से बच जाओगे। तो द मोमेंट वी टेक इन सोडियम, इसके साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और वाटर भी ब्लड में आ जाएगा। तो इन दोनों का है एकदम अच्छा रिलेशनशिप। जैसे ही सोडियम इनटेक हुआ वैसे ही वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया। तो ये दो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएंगी। और ये जो है हमारा पोटेशियम आयन, इसके साथ साथ H+ आयंस को भी बॉडी के बाहर हम एलिमिनेट करेंगे। अब सोडियम को रोकना है ना अगर, तो पोटेशियम उसका दुश्मन है, उसको आपको वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। तो जहाँ सोडियम रहता है वहाँ पोटेशियम कभी नहीं रह सकता। तो अगर आप सोडियम रोक रहे हो तो पोटेशियम को भगाओ। अगर आप पोटेशियम को नहीं भगाओगे तो सोडियम नहीं रुकेगा। इसीलिए हम जानबूझकर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में ट्यूब्यूल से उस फिल्ट्रेट में K+ आयन और H+ आयन सिक्रीट करवाते हैं ताकि ये बॉडी के बाहर जा सकें। और ये क्योंकि यूरिन का हिस्सा है तो अब यूरिन में क्या क्या है, यूरिन में अब रहेगा यूरिया, रहेगा थोड़ा बहुत वाटर जितना ज़रूरी है इसको बाहर करने के लिए, क्योंकि बिना वाटर के तो बाहर जाएगा नहीं। और उसके अलावा उनमें ऐसे पोटेशियम हाइड्रोजन आयंस भी प्रेजेंट है। तो ये आयंस उसको हल्का सा एसिडिक भी बनाते हैं, इसलिए हमारी यूरिन स्लाइटली एसिडिक होती है और पेल येलो टाइप के कलर की भी रहती है। तो ये है हमारे नेफ्रॉन्स का ओवरऑल फंक्शन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन्स में जाके कंप्लीट हो रहा है, इन्हीं का काम है कराना। तो ये जो ग्लोमेरुलाई था और वुमेंस कैप्सूल था, इनने मिलाकर पहला काम कराया। फिर ये जो हमारा PCT है और ये जो हमारा लूप ऑफ एनले है, ये मिलाकर करा रहे हैं दूसरा काम। और फिर ये है हमारा DCT, इसमें भी हो रहा है वही काम। और फाइनली जब यूरिन बन रही है तो वो जा रही है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जितने भी हमारे ट्यूब्यूल्स थे ये दो काम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये करा रहे हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें 99% वाटर रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना झेलना पड़े, और उतना ही वाटर एलिमिनेट किया जा रहा है जितना यूरिया को बाहर निकालने के लिए स्पेसिफिकली ज़रूरी है। कौन हेल्प कर रहा है, सोडियम आयंस। हम सोडियम को अंदर ले रहे हैं ताकि वाटर भी अंदर आ जाए। फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में हम पर्पसली पोटेशियम को बाहर कर रहे हैं। पोटेशियम को बाहर करते हैं तो सोडियम को अंदर रखना आसान हो जाता है। तो ये जब कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं हाँ यूरिन तो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो यूरिन बनी ये हर नेफ्रॉन बना रहा है,
हर नेफ्रॉन अपने कलेक्टिंग डक्ट में उसको डाल रहा है। तो ये सारे कलेक्टिंग डक्ट्स फाइनली जब किडनी से बाहर निकलते हैं तो ये जाकर कंबाइन होते हैं फाइनली हमारे यूरेटर्स में। तो किडनी से बाहर निकलने वाले जो यूरेटर्स हैं ये उनमें पहुंच जाएगी हमारी यूरिन, ये यूरिन उनमें पहुंचेगी और उनमें पहुंचने के बाद फाइनली चली जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होती है और ये तब तक स्टोर्ड रहती है यूरिनरी ब्लैडर में जब तक ब्लैडर पूरा भर नहीं जाए। क्योंकि देखो हर मिनट फिल्टर कर रहा है ब्लड तो, पर आप हर मिनट सुसु करने जा रहे हो क्या? नहीं ना, हम हर मिनट तो नहीं जाते वॉशरूम। हम क्या करते हैं, थोड़ा रुक रुक के जाते हैं, क्योंकि तब तक हमारा ब्लड फिल्टर कर रहा होता है। ब्लैडर में जगह है, वहाँ पे स्टोर करता है। तो पहले ब्लैडर में बढ़िया उसको स्टोर करके रखेंगे, तब तक स्टोर करके रखेंगे जब तक ब्लैडर पूरा भर ना जाए। जैसे ही ब्लैडर पूरा भरेगा तो ब्लैडर की जो बाहर की मसल्स हैं वो थोड़ा स्ट्रेच होंगी और उनके स्ट्रेच होने के कारण एक सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के पास, और ब्रेन को बताएगा कि सुनो ब्लैडर भर गया है। तो जैसे ही ब्रेन को ये चीज़ पता चलेगी कि ब्लैडर भर गया है तो ब्रेन वहाँ से एक सिग्नल भेजेगा। तो वहाँ से ये सिग्नल जा रहा था कि ब्लैडर भर गया, ये मसल्स थी, इनने सिग्नल भेजा, ये सिग्नल पहुँचा पहुँचा पहुँचा। जैसे ही ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट में पहुँचा, हाइंड ब्रेन में, वहाँ से सिग्नल लौट कर आया कि हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ब्लैडर भर गया है, अब एक काम करो कि ब्लैडर को खाली कर दो। तो जैसे ही ब्लैडर को खाली कर दो वाला सिग्नल आता है तो वो सिग्नल भी आता है यहाँ पर प्रेजेंट कुछ मसल्स के पास। ये वाली मसल्स फिर रिलैक्स करती हैं, इन्हें हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर। ये फिर जब वहाँ से सिग्नल लौट कर आता है तो वो यहाँ पर भी आता है कुछ मसल्स के पास। ये आता है और उनको बताता है कि चलो रिलैक्स करो। जैसे ही ये वाली मसल्स रिलैक्स करेंगी, यहाँ से जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है यूरेथ्रा होगा ओपन, और यूरेथ्रा के ओपन होने के कारण ब्लैडर कर दिया जाएगा खाली। तो जब ब्लैडर खाली किया जाता है, ब्लैडर में पूरी भरी हुई यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आती है। यूरेथ्रा की ओपनिंग कहलाती है यूरेथ्रल मीएटस, और इस ओपनिंग के कारण यूरिन को हम बाहर पास कर पाते हैं। तो अगर आप मेल्स की बात करोगे तो मेल्स में ये यूरेथ्रा की ओपनिंग प्रेजेंट होती है पीनस में, जो उनका कॉमन पैसेज है। स्पर्म भी उसी से आएगा उनकी बॉडी में बाहर और यूरिन भी उसी रास्ते से बाहर आती है। बट अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में यूरेथ्रल मीएटस अलग से प्रेजेंट है, उससे सिर्फ यूरिन ही बाहर आती है, वहाँ से कोई गैमेट का आना जाना नहीं होता। तो ये हमारे पास यूरिनल ट्रैक्ट अलग है, पर मेल्स के पास यूरिन का और जेनाइटल का ट्रैक्ट सेम है, तो उनका यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कॉमन होता है, जबकि फीमेल्स में नहीं होता। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी कर रहे हैं या वॉइड कर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, मतलब हमारा ब्लैडर जो भर गया है पूरा यूरिन से, उसको हम मसल्स को रिलैक्स करके खाली कर देते हैं। और ये जो एक्शन है ये बच्चों के कंडीशन में इनवॉलंटरी होता है, उनके कंट्रोल में नहीं होता ये, बट बड़े होते होते ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो ये वॉलंटरी एक्शन रहता है। फिर अब ये तो हुआ हमारा कि नेचुरली हमारी बॉडी में किस तरीके से यूरिन बन रही है और हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि किडनीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किडनीज़ नॉर्मली फंक्शन ना कर पाए। तो जब किडनीज़ नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, उस टाइम पे आपने सुना होगा कि पेशेंट्स कराते हैं डायलिसिस। तो ये जो डायलिसिस होता है, इसमें होता क्या है, इसमें ब्लड को फिल्टर कराया जाता है और ये प्रोसेस होता है आर्टिफिशियली मतलब आप हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में मशीन होती है डायलाइज़र नाम की, उससे आपकी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी से एक आर्टरी की हेल्प से ब्लड बाहर निकालते हैं, और जब वो ब्लड बाहर निकालते हैं तो उस ब्लड में एक मटेरियल ऐड करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि आप जानते हो ये एक्शन होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा अगर बॉडी के बाहर आएगा तो हम उसमें एक मटेरियल ऐड करेंगे एंटीकोएगुलेंट नाम का, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। फिर ये वाले ब्लड को उस मशीन के अंदर एक चेम्बर होगा, उसमें भेज दिया जाएगा। अब ये चेम्बर कैसा दिखता है वो मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये चेम्बर दिखता है कुछ ऐसा।
इस चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी सीलोफेन की बनी हुई मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हुई मेम्ब्रेन। ये बहुत ही थिन और डेलिकेट सा मटेरियल होता है। इतना थिन और डेलिकेट होता है कि इसके थ्रू आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि ब्लड को यहाँ से आपने सपोज करो भेजा, आर्टरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये ब्लड अब इसके अंदर जा रहा है। ये ब्लड जब इसके अंदर एंटर करेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से इस ट्यूब में ट्रैवल करेगा, सीलोफेन की ट्यूब में। तो जब ये यहाँ से ट्रैवल करेगा तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि इसके अंदर यूरिया है जिसे हम बाहर करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वैसा ही एक प्लाज्मा जैसा फ्लूइड यहाँ सीलोफेन की मेम्ब्रेन में भर देते हैं, या लगभग वैसा ही फ्लूइड भर देते हैं जो ब्लड जैसा है। तो जो जो चीज़ें ब्लड में वो इसमें डली रहती हैं यूरिया के अलावा। तो यूरिया के अलावा इसमें भी, इस फ्लूइड में भी वही सारी सेम चीज़ें होंगी जो ब्लड में। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लड यहाँ से ट्रैवल कर रहा होगा उस टाइम पे ब्लड में प्रेजेंट जितना भी यूरिया होगा वो यहाँ से डिफ्यूज़ होके बाहर चला जाएगा। और जब यूरिया पूरा बाहर चला जाएगा तो ब्लड हो जाएगा यूरिया फ्री। और जैसे ही ब्लड ये यूरिया फ्री होगा, हम क्या करेंगे, इस ब्लड में एक मटेरियल फिर से ऐड करा देंगे जो कि होगा कोएगुलेटिंग एजेंट, क्योंकि हमने एक एजेंट डाल दिया था जो ब्लड को क्लॉट होने से रोक रहा था। तो उसका एक्शन खत्म करने के लिए हम एक दूसरा मटेरियल डालेंगे ताकि भैया जो भी हमने किया था वो नल एंड वॉइड हो जाए, और अब ये ब्लड हम वापस पेशेंट की बॉडी में रिटर्न भेज देंगे। इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ ये कि हमें पूरे टाइम ये अंदर का फ्लूइड जो है यूज़ होता जाएगा, जो उसको बाहर निकालना होता है, और बार बार इसके अंदर फ्रेश फ्लूइड ऐड कराना होता है। अगर हम इसमें कंटिन्यूसली फ्रेश फ्लूइड ऐड नहीं कराएंगे और पुराना वाला फ्लूइड बाहर नहीं निकालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लड में यूरिया और बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया का कंसंट्रेशन सेम होगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो होगा हमें प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन रुक जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये डिफ्यूजन रुके, हम चाहते हैं ये मूवमेंट होता रहे। अगर हम चाह रहे हैं कि ब्लड पूरे टाइम ऐसे क्लीन होता रहे तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पूरे टाइम कंटिन्यूसली फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड कराना है। क्यों ऐड कराना है? अगर हम ऐड नहीं कराएंगे तो मतलब हम उसे चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बाहर के डायलाइजिंग फ्लूइड में जितना यूरिया है उतना ही अंदर भी है ब्लड में, तो फिर डिफ्यूजन रुक जाएगा। या डिफ्यूजन इतना ही होगा जितना बाहर जा रहा है उतना अंदर आ रहा है, तो ब्लड तो क्लीन ही नहीं हो पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि भैया ब्लड क्लीन हो पाए, क्लियर हो पाए, यूरिया पूरा बाहर निकल पाए, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूसली यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड कराना होता है, और जो यूज़ होता जा रहा है, यूरिया वाला होता जा रहा है, उसको बाहर निकालना होता है। जब हम ये करते हैं तब जाके हमारा प्रोसेस कंप्लीट अच्छे से हो पाता है। ये उन पेशेंट्स में हम कर रहे हैं जिनकी किडनी काम नहीं कर रही हैं। जिनकी किडनी काम करती हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि कंटिन्यूस डायलिसिस कराना पड़ रहा है हर हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में, तो फिर हमारे पास अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है ये कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करें। मतलब किसी दूसरे इंसान से किडनी लें जिसे हम कहते हैं डोनर, और उनसे किडनी का डोनेशन मांगें और फिर सर्जिकली वो किडनी इस पेशेंट की बॉडी में लगाएं। एक किडनी के साथ जीना पॉसिबल है, बट अगर दोनों ही किडनी काम नहीं कर रही हैं और इतना फ्रीक्वेंट डायलिसिस भी वर्क नहीं कर पा रहा है, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना किसी की लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये फिर करना पड़ता है। अब डायलिसिस में, मतलब वो जो आर्टिफिशियल किडनी था या हीमोडायलिसिस था, मशीन वाला प्रोसेस, उसमें और हमारी नॉर्मल किडनी में कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि एक बार इस वाले ब्लड में से जो चीज़ निकल के बाहर गई, जो भी चीज़ निकल के बाहर गई वो हमेशा के लिए चली गई, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नाम का कोई प्रोसेस नहीं होगा। आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो जो भी चीज़ एक बार बाहर निकली वो निकल गई, दोबारा आप उसको अंदर नहीं ले पाते हो। तो इसमें रीअब्जॉर्प्शन नाम का प्रोसेस आपको देखने नहीं मिलेगा।
अब जो हम बात कर रहे थे कि अगर किडनीज पूरी तरीके से ही ख़राब हो जाए और डायलिसिस भी काम ना करे तो हम क्या करें, तो जो हम चीज़ करेंगे उसे हम कहते हैं ऑर्गन डोनेशन। अब ऑर्गन डोनेशन क्या है, एक एक्ट है जिसमें हम किसी एक पर्सन से ऑर्गन डोनेट करवा रहे हैं, मतलब किसी की बॉडी से ऑर्गन निकलवा रहे हैं और किसी दूसरे को दे रहे हैं। अब जिससे हम ये ऑर्गन ले रहे हैं, हो सकता है वो इंसान ज़िंदा हो या हो सकता है कि उसके कुछ आवर्स पहले ही डेथ हुई हो। तो हम ऑर्गन किसी लिविंग पर्सन से भी ले सकते हैं, सारे ऑर्गन नहीं ले सकते, कुछ ऑर्गन लिविंग पर्सन से भी ले सकते हैं और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हम मरने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो डोनेशन कराने के लिए एक ऑर्गन का हमेशा आपको उसके डोनर का या उसके फैमिली मेम्बर्स का कंसेंट चाहिए। तो अगर मैं अलाइव हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी ऑर्गन डोनेट करूँ तो आप ज़बरदस्ती मुझसे नहीं छीन सकते। मैं डोनेट कर रही हूँ मतलब मैं खुद से दे रही हूँ। तो अगर मैं खुद से दे रही हूँ तो आपको मेरी विल मतलब मेरा विल चाहिए, मेरा कंसेंट चाहिए। अगर मैं उस चीज़ के लिए हाँ बोलती हूँ तो ही मेरा ऑर्गन आप यूज़ कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते, चाहे मेरे जीते जी हो चाहे मेरे मरने के बाद हो। अगर मैं पहले से बोल के जाऊँ कि मेरी ऑर्गन्स यूज़ कर लें, डोनेट कर दी जाएँ तो ठीक है, पर अगर नहीं बोल के जाऊँ तो फिर मेरे पेरेंट्स से या मेरे जो भी रिलेटिव्स होंगे उनसे उस बारे में कंसेंट लिया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है कि क्या हम इनकी ऑर्गन यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते किसी से लेकर। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है अगर वो चाहे तो। ऑर्गन डोनेशन किसी में भी किया जा सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो 10 साल का हो चाहे वो 70 साल के हो। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्यों पर, तो खुद सोच के देखो, एक इतना जेनरस एक्ट है, आप अपनी ऑर्गन देकर किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। तो क्योंकि हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं इस प्रोसेस से, इसीलिए ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। वैसे भी जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमारी बॉडी किस काम की, उसके बाद हम वैसे किसी के काम नहीं आने, तो उससे बेटर है हम अपनी ऑर्गन्स डोनेट कर दें। तो एटलीस्ट किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ सकती है, वो एक बेटर लाइफ जी पाएगा। तो इसीलिए ऑर्गन डोनेशन किया जाना चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए आपको जो ऑर्गन लेने वाला है उसकी ऑर्गन डैमेज्ड है या फेल है, तो वो क्यों डैमेज या फेल हो पाई है, क्योंकि उसको कोई ना कोई बीमारी या कोई इंजरी हुई होगी। वो बीमार था, इंजर्ड था, इसीलिए वो उसकी ऑर्गन ख़राब हो गई, इसीलिए आप उसको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऑर्गन डोनर की बॉडी से सर्जरी करके रिमूव करनी है और फिर इसको सर्जरी करके एक दूसरे पेशेंट की बॉडी में डालनी है। तो डोनर की बॉडी से निकाली सर्जिकली और फिर रेसिपिएंट की बॉडी में डाल दी। कुछ कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस अक्सर होते रहते हैं, जैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जाती है, किडनीज, इनफैक्ट हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन और बोन मैरो। तो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स में अक्सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम देखते हैं। तो ये सारी ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट होता है। मैक्सिमम ऑर्गन्स या टिश्यूज़ डोनेट की जाती हैं जस्ट आफ्टर द पर्सन हैज़ डाइड, या फिर डॉक्टर ने कह दिया है आपसे कि इनका ब्रेन डेड हो चुका है, मतलब अब ये ज़िंदा नहीं बचे हैं या चांसेस एकदम ख़त्म हो चुके हैं इनके बचने के, तब आप अगर उनका कंसेंट था तो उनकी ऑर्गन्स को या उनके रिलेटिव्स के कंसेंट से उनके ऑर्गन्स को यूज़ कर सकते हो और किसी दूसरे की बॉडी में डाल सकते हो। बट कुछ ऑर्गन्स ऐसी हैं जो इंसान अपने जीते जी भी किसी को दे सकता है, जैसे कि किडनी हो गई या लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, लंग का छोटा सा टुकड़ा हो गया। तो ये छोटे छोटे से पार्ट्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हम ले सकते हैं और फिर डोनेट कर सकते हैं। किडनी पूरी ले रहे हैं एक, हमारे पास 2 हैं, ठीक है, बट लिवर हो गई, लंग्स हो गई, इनके छोटे छोटे पार्ट्स डोनेट किए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में भी वो वापस रीग्रो हो जाए और आपकी बॉडी में भी वापस रीग्रो हो जाए। तो इस तरीके से हम ऑर्गन डोनेशंस करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। हमने 4 मेजर लाइफ प्रोसेस पढ़े, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। हमने ये सारे लाइफ प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल्स अब दोनों में देख लिए हैं। इसके बाद हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और हम नेक्स्ट क्लास से एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी एक लाइफ प्रोसेस ही है, तो वो भी एक एसेंशियल टाइप का लाइफ प्रोसेस है। सो वील कंटिन्यू दैट। That is all for today's class. Thank you.